अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात तो तय है कि हमारी ये जितनी भी फायरवॉल्स हैं, हमने जो पीछे डिस्कस की हैं, पैकेट फ़िल्टरिंग है, प्रॉक्सी सर्वर है, स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग है, ये सब फायरवॉल्स टीसीपी आईपी डेटाग्राम्स को डील करती हैं। We are not talking about CLNS protocols firewall. We are not talking about IPX firewall. रीजन बीइंग के ये साइबर वर्ल्ड के प्रोटोकॉल ही नहीं है। इंटरनेट की दुनिया का जो प्रोटोकॉल है या जो स्टैक है वो टीसीपी आईपी है, इसलिए टीसीपी आईपी डेटाग्राम्स या यूडीपी आईपी डेटाग्राम्स को ही डील करेंगे हम अपनी इन फायरवॉल्स में। सो ये तीनों फायरवॉल्स टीसीपी आईपी डेटाग्राम्स को हैंडल करती हैं। टीसीपी आईपी स्टैक को अगर हम थोड़ा सा रिकैप कर लें क्विकली, तो अपर लेयर्स होती हैं। अपर लेयर्स हमारी लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5 हैं, और इन अपर लेयर्स के ऊपर अपर लेयर डेटा और कुछ अपर लेयर प्रोटोकॉल के हेडर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल HTTP इस लेयर पर है, FTP इस लेयर पर है, SMTP इस लेयर पर है। इस सारे को फिर अपर लेयर हेडर और अपर लेयर डेटा समेत ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसके ऊपर टीसीपी या यूडीपी का हेडर लगाकर इस डेटाग्राम को सेगमेंट का नाम दे देती है, सेगमेंट। अभी तक इसमें आईपी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसने अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचना है, एड्रेस नहीं है, वो फिर आईपी लेयर देती है, वी ऑल नो। तो आईपी लेयर के अंदर फिर ये सारा का सारा पेलोड बन जाता है और आईपी लेयर उसको आईपी का हेडर एलोकेट कर देती है। और आईपी के हेडर के अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें जो मोस्ट फेमस है वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हैं, बट और भी हैं। और उसके बाद ये चीज़ एक फ्रेम की शक्ल इख्तियार करती है और फ्रेम में फिर ये सारी चीज़ जो ऊपर से रिसीव हुई है वो पैक कर दी जाती है एक हेडर और एक फुटर के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इधर यूजुअली वी हैव टीसीपी एंड यूडीपी, हियर वी यूज आईपी एंड वी यूज आईसीएमपी एज वेल फॉर टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग पर्पसेस। और इधर हमारे पास ईथरनेट है। इधर हमारे पास लेयर 2 में और भी टेक्नोलॉजीज हैं, बट हम जिन फायरवॉल्स की बात कर रहे हैं वो मोस्टली लेयर 2 पर ईथरनेट को सपोर्ट करती हैं। WAN प्रोटोकॉल्स यूजुअली फायरवॉल्स के अंदर रन नहीं किए जाते, लाइक HDLC, फ्रेम रिले, PPP, या जो शिम लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, MPLS वगैरह, वो फायरवॉल उनके हवाले से अवेयर नहीं होती, चाहे NG भी हो, नहीं होती हैं अवेयर। तकरीबन तमाम फायरवॉल्स ईथरनेट फ्रेम को ही बस अंडरस्टैंड करती हैं और ईथरनेट फ्रेम में ही जो फील्ड्स में डेटा है उसकी बेस पर अगर कोई लेयर 2 डिसीजंस करने हैं तो करती हैं। और उसके बाद फिर जाहिर है ये 1001 बिट स्ट्रीम्स बन के ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारी फायरवॉल्स ने जो कुछ भी करना है, जाने देना या ना जाने देने का जो फैसला करना है, वो इन हेडर्स की बुनियाद पर बिल जरूर और बिलअमूम अब एप्लीकेशन लेयर डेटा की बुनियाद पर भी या अपर लेयर हेडर की बुनियाद पर भी हमने डिसीजंस करने हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये अब हमें NG फायरवॉल्स में बहुत ज्यादा नजर आने लगा है आजकल, इसको स्कैन करना। खैर, हम क्योंकि मेनली तो जो TCP, UDP और IP के हेडर्स हैं इनको डील करेंगे, सबसे पहले तो ये हैं और उसके बाद फिर अपर हेडर्स आने हैं, तो इनको थोड़ा सा रिकैप कर लें। क्या ख्याल है जी, TCP का जो हेडर है अगर पूछा जाए कि कितने बाइट्स का होता है तो क्या आंसर करेंगे? So TCP header is basically 20 bytes. अब उन 20 bytes ऑफ इंफॉर्मेशन में फायरवॉल के लिए यूजुअली हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि फायरवॉल किसको प्रोसेस करती है? फायरवॉल प्रोसेस कर रही होती है सोर्स पोर्ट को और डेस्टिनेशन पोर्ट को।
अब ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट इन 20 बाइट्स में से कितने बाइट्स लेते हैं? 16 bits each. This is 16 bits and this is 16 bits. खैर ये हमारा TCP का हेडर है, इसमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट तो इंतहाई काबिल जिक्र होती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि अपर लेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है। So, अगर यहाँ डेस्टिनेशन पोर्ट 80 होगी तो हमें पता चल जाता है कि अपर लेयर पर HTTP का डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे 443 होगी तो हमें पता चल जाता है कि अपर लेयर में HTTPS है। अपर लेयर से मुराद है लेयर 7। सो ये हमें लेयर 7 का क्लू दे रही होती है डेस्टिनेशन पोर्ट, और ये क्लू बड़ा इंपॉर्टेंट है फायरवॉल के लिए। इससे फायरवॉल फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकती है कि किस पैकेट को अब डाइसेक्ट करके किस हद तक लेकर जाना है। फिर सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है और फ्लैग्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीसीपी के हेडर में। अब जो जस्ट पैकेट फिल्टर फायरवॉल है वो सिर्फ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को देख रही है, जिसको हम बोल रहे थे सर्किट लेवल। उस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में इन फ्लैग्स तक जो कि हैं तो लेयर 4 में ही, लेकिन इनको स्कैन करना और इन पर डिसीजन करना ये यूजुअली पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स नहीं कर रही होती। बट यहीं पर आप स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग ले आए तो स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और इन फ्लैग्स की बुनियाद पर भी फैसला करती है। ये फ्लैग्स बहुत ज्यादा कंसिडर होते हैं स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग में। और कैसे कंसिडर होते हैं? वो ऐसे कंसिडर होते हैं कि अगर ए से बी को कोई भी डेटा आपने सेंड करना है तो आपको पता है कि पहले इनके दरमियान 3-वे हैंडशेक होगा। वो 3-वे हैंडशेक क्या है? उस 3-वे हैंडशेक में इन्हीं फ्लैग्स को तो इस्तेमाल किया जाता है कि पहला जब पैकेट जाएगा उसमें ये बिट ऑन होगी और बाकी सारी ऑफ होंगी। तो जब फ्लैग्स इस पैटर्न में होंगे तो फायरवॉल को पता चल जाएगा ये पहला कनेक्शन खोलने की जो काविश है ये उसका पैकेट है, ये उसका सेगमेंट है। पैकेट फिल्टरिंग सिंपल को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये पहला है ये दूसरा है। वेयर स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग इससे डिसीजन करेगी कि दिस इज द फर्स्ट वन। लेकिन अगर ये फर्स्ट नहीं है और इसके अंदर सिन और एक्ट ये दोनों बिट्स ऑन है तो ये फिर पहला नहीं हो सकता। ये किसी स्टोरी की कड़ी है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इन फ्लैग्स की बुनियाद पर स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल डिसीजंस कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि शैलो पैकेट इंस्पेक्शन से ग्रेजुअली हम डीप की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो हम खड़े हुए अभी भी लेयर 3 और 4 में ही हैं, लेकिन लेयर 3 और 4 में कुछ पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग में। सो टीसीपी 3-वे हैंडशेक सिन जाती है, उसकी एक्ट आती है, फिर सिन आती है, उसकी एक्ट जाती है। ये तमाम प्रोसेस होने के बाद आपका डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है। तो अगर कोई फायरवॉल यहाँ दरमियान में लगी हुई है और वो फायरवॉल सिंपल पैकेट फिल्टर फायरवॉल है तो उसको ये चीजें नहीं समझ आएंगी, ये सिन क्या है, एक्ट क्या है। उसके लिए हर आने वाला पैकेट एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है और उसने उसको ट्रीट करना है। बट स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग में उसको पता है कि ये सिन गई है तो टेबल के अंदर एंट्री कर ली जाए कि जी ए ने बी को सिन सेंड की है, फिर बी से ए को सिन के साथ एक्ट का रिस्पॉन्स आया है। सो पूरी की पूरी चीज रिकॉर्ड हो रही होती है और इंतहाई आसान होता है किसी भी डिसीजन को इन्फोर्स करना। और वो डिसीजन ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि ए जो है वो बी से कम्युनिकेशन करे लेकिन बी जो है वो ए से कम्युनिकेशन ना करे। ये अब एक रिक्वायरमेंट है, ए बी से कम्युनिकेशन करे बट बी ए से कम्युनिकेशन ना करे। इस रिक्वायरमेंट को अगर आप पैकेट फिल्टरिंग में सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि हमें ट्रबल हो जाएगी, क्योंकि सिंपल पैकेट फिल्टरिंग या तो सोर्स आईपी देखेगी या डेस्टिनेशन आईपी देखेगी या सोर्स पोर्ट देखेगी या डेस्टिनेशन पोर्ट देखेगी।
स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग ही है जो फ्लैग्स को भी देखेगी, और ये मुद्दा तभी सॉल्व होगा जब आप फ्लैग्स को स्टडी करेंगे। जब फायरवॉल फ्लैग्स अवेयर होगी टीसीपी के, तो ही ये हो सकता है कि ए बी को एक्सेस कर सक रहा है लेकिन बी ए को एक्सेस नहीं कर सक रहा। और पैकेट फिल्टरिंग की जो एग्जांपल है वो ये टिपिकल एसीएल्स भी हैं जो आप अपने राउटर पे लगाते हैं, राउटर एसीएल्स, दे आर पैकेट फिल्टर। तो एसीएल्स तो हम सब को हम मारूफ हैं, हमें पता है एसीएल्स क्या होती है राउटर्स की। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि एक नेटवर्क बनाएं जिसके अंदर आपके पास दरमियान में राउटर है, इसका आईपी है 192.168.1.1 एंड दिस इज 192.168.2.1। तो आप ये करें कि ये इससे कम्युनिकेशन कर सके, लेकिन ये इससे कम्युनिकेशन ना कर सके, इसको अचीव करने की कोशिश करें पैकेट फिल्टर के जरिए, एसीएल के जरिए। तो आप फील कर सकेंगे कि गैप क्या है, इशू कहां पे आता है, या आपको लगता है कि आप एसीएल के जरिए अचीव कर सकते हैं। इफ यू कैन देन लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट। ओके, अरसलान कह रहे हैं कि इट कैन बी डन। ओके, इफ इट कैन बी डन तो अब आप मुझे एसीएल लिखवाइए। जी, मुदस्सर भी ये कह रहे हैं कि किया जा सकता है पैकेट फिल्टरिंग के जरिए। अच्छा जी, चलिए, हमारे पास इस वक्त 3 नोड्स हैं और हम ट्राई करते हैं कि इसको अचीव किया जाए पैकेट फिल्टरिंग में रह के। ये 3 नोड्स इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड हैं, this is router 1, this is router 2, this is router 3, 192.168.1.1 यहाँ का आईपी है और 192.168.2.1 यहाँ का आईपी है, और ये अभी दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सक रहे हैं। This is gigabit Ethernet 1/0. This is gigabit Ethernet 2/0 on this router. And let's consider this is our firewall और ये पैकेट फिल्टर सपोर्टेड है, यानी ACL सपोर्टेड है। तो हमें अब ये करना है कि मैं पिंग करता हूं यहां से राउटर 3 को और देखते हैं रिप्लाई आता है कि नहीं। So you see I am able to ping router 3 from router 1. अगर हम इसको ट्रेस करें, so we are able to see that एक हॉप आती है दरमियान में 192.168.1.2 की, and I reach the destination, and that hop is this one 1.2, and after that I reach the destination. तो लीजिए, इस वक्त पिंग कर सकता हूं R1 से R2 को, R3 को, और R3 से पिंग कर सकता हूं R1 को। बोथ साइड्स कम्युनिकेशन हो रही है। मुझे ये चाहिए कि R1 R2 3 को पिंग करता रहे लेकिन R3 R1 को ना कर सके। मुझे ये अचीव करना है R2 के जरिए। ये हमारी फायरवॉल है। लेट्स से दिस इज आवर पैकेट फिल्टर फायरवॉल। तो बताइए ये कैसे होगा। अच्छा, ठीक है जी। सो सब कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो दैट इज गुड कि आपने फील किया कि पैकेट फिल्टर में कमी है, ये नहीं हो सकता। उसी रीजन ही ये है कि आप अगर एक साइड को ब्लॉक करेंगे तो दूसरी साइड उसकी जद में आ जाएगी। यानी आपके पास यही ऑप्शन है ना कि आप इस इंटरफेस को यूज करके या इस इंटरफेस को यूज करके एंट्रेंस पर या एग्जिट पर कोई ब्लॉक करेंगे। अब आप कहीं पर भी ब्लॉक कर लीजिए, इन 4 पॉइंट्स में से, इन 4 लोकेशंस में से किसी भी लोकेशन पर कुछ भी ब्लॉक कीजिए, उसका असर रिप्लाई पर भी आएगा। सो रिप्लाई पैकेट्स are being
डिनाइड। नतीजतन इधर से इधर की कम्युनिकेशन भी रुक जाएगी और इधर से इधर की भी कम्युनिकेशन रुक जाएगी। सिमेट्रिक सेशन नहीं बन सक रहा, ये है पैकेट फिल्टर का इशू। अब अगर इसी में ये होता कि इधर से जाने वाली ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक इधर से मूव करेगी इस तरफ को, इस ट्रैफिक का यहां पर कहीं टेबल में कोई एंट्री कर ली जाती किसी टेबल में कि भाई ये जो ट्रैफिक है ये ट्रस्टेड है, ताकि इसके जो रिस्पॉन्स आएंगे उनको जाने दिया जाए। लेकिन कोई यहां से फर्स्ट टाइम इनिशिएट करे, कम्युनिकेशन को इनिशिएट करे, तो वो हम नहीं आने देंगे। अब ये कौन बताएगा कि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है या ये एग्जिस्टिंग फ्लो का रिस्पॉन्स है? ये कौन बताएगा? ये टेबल बताएगा। ये टेबल ही तो स्टेट टेबल है, और जिस फायरवॉल में स्टेट टेबल बनता है वो फिर पैकेट फिल्टर नहीं रह जाती, वो स्टेट फुल पैकेट फिल्टर हो जाती है। Does that make sense? ओके, सो टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर क्योंकि फ्लैग्स हैं तो ये बड़ा वोकल प्रोटोकॉल है। ये बताता है कि मैं इस वक्त कौन सी स्टेज पर हूं, काइंड ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन है। ये अपने इन फ्लैग्स के जरिए ये डिक्लेयर कर रहा होता है कि इस वक्त मैं एक नया कनेक्शन खोलने आ रहा हूं, इस वक्त मैं एक कनेक्शन बंद करने जा रहा हूं, इस वक्त मैं एक कनेक्शन के तसलसल में हूं। ये वोकल है टीसीपी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसकी बेस पे बेहतर सिक्योरिटी के फैसले किए जा सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के फायरवॉल के जरिए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपकी फायरवॉल इन पर कान धरे, और जो फायरवॉल इन फ्लैग्स को एनालाइज करती है वो फायरवॉल स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है। बट व्हाट इज इनसाइड दिस टेबल, यू विल सी इट शॉर्टली। इन फ्लैग्स की जो स्टेट है उसको ट्रैक किया जा रहा होता है। अच्छा जी, यूडीपी का हेडर, वी नो कि यूडीपी का हेडर जो है वो 8 बाइट्स है, सिंपलर है, और उसमें सोर्स पोर्ट होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट होती है, लेंथ है और चेकसम है। दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडर। लेकिन ये सिंपल तो है, बट इसकी सिंपलिसिटी जो है ना वो डेंजरस भी है। कोई बताएगा ये किस तरह से डेंजरस है? यानी फायरवॉल में से जब आपकी यूडीपी ट्रैफिक पास ऑन हो रही है, रिलेटिवली बड़ा सिंपल सा हेडर है, बट ये फायरवॉल के लिए एक दर्द सर है और बड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज है। हाउ, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? यूडीपी में 3 वे हैंडशेक नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई स्टेट नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी यूडीपी में फ्लैग्स नामी कोई चीज नहीं है। यूडीपी ये नहीं बताता कि मैं अब किस लहज पर हूं। यूडीपी डेटा सेंड करेगा और बस रुक जाएगा। अगर और डेटा नहीं है भेजने को तो इट विल जस्ट स्टॉप विदाउट सेइंग एनीथिंग। क्या टीसीपी में ऐसा होता है कि टीसीपी डेटा ट्रांसमिट करते करते बस जस्ट स्टॉप हो जाए? हाँ होता है, अगर दोनों पार्टीज के यहाँ कहीं पावर आउटेज आ जाए और इलेजिटिमेट वे में वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऐसा हो सकता है टीसीपी में भी। बट यूजुअली टीसीपी में जब भी कोई डेटा ट्रांसमिशन का जो चैनल या सर्किट खुला हुआ है उसकी जरूरत नहीं रहती, तो वो उसको बड़े मुनज्जम तरीके से जहां 3 वे हैंडशेक से ओपन करता है वहां 3 वे हैंडशेक से उसे क्लोज भी करता है। टीसीपी में कनेक्शन की क्लोजर पर भी 3 वे हैंडशेक है। आई होप यू एग्री विद मी। सो टीसीपी में जहां कनेक्शन के क्लोजर पर भी 3 वे हैंडशेक है तो वो फायरवॉल के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है।
उससे उसे पता चल जाता है कि अब इस कम्युनिकेशन की मजीद ज़रूरत नहीं रही और वो उसको वॉश आउट कर सकती है अपने टेबल में से और आइंदा आने वाली कम्युनिकेशन को एक नए सिरे से ट्रीट कर सकती है। वेयरएज यूडीपी में क्या प्रॉब्लम है, ए ने बी को 1 MB का डेटा था वो ट्रांसमिट करना था, जैसे ही वो डेटा ट्रांसमिट हो गया बस खामोश हो जाएगा ये, इट विल जस्ट स्टॉप। अब फायरवॉल को क्या पता चले, कैसे पता चले कि ये जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है अपने पास स्टेट टेबल में कि ए बी से बात कर रहा है, अब ये बात मजीद करने की गुंजाइश रह गई है या इसकी जरूरत नहीं रही, फायरवॉल क्या करे, अब किस तरह डिसीजन करे। लिहाजा यूडीपी को हैंडल करने के लिए जो स्टेट फुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हैं उनके लिए भी ट्रबल होती है और उस ट्रबल का हल वो किस बेस पर निकालती हैं, टाइमर्स की बेस पर, टाइमर ओरिएंटेड हो जाती हैं। यानी फायरवॉल के सॉफ्टवेयर के अंदर ये कॉन्फ़िगर हुआ होगा कि यूडीपी का कोई भी जो कनेक्शन है वो अगर फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स तक आइडल रहे तो इट मींस इट इज नो मोर रिक्वायर्ड, उसको टीयर डाउन कर दो, उसको रिमूव कर दो। सो वी बेस ऑन टाइमर्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं डीएनएस की, तो यहां पीसी है, यहां डीएनएस सर्वर है। आप डीएनएस की क्वेरी जब करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि जी google.com का आईपी क्या है और उसका आपको आईपी मिल जाता है एज एन एग्जांपल 8888, लेट्स अज्यूम, तो ये कितनी देर लगती होगी इस पूरे प्रोसेस में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, चलिए 1 सेकंड में हो जाता है। अब फायरवॉल ने आपकी ट्रैफिक जो गई थी, जो वापस आई है, उसके एवज अपने पास यहाँ एक स्टेट टेबल में एंट्री बना ली है। वो उसमें क्या एंट्री में क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट इट, बट कुछ डेटा है जो यहाँ पंच हो गया। अब ये कितनी देर तक ये डेटा यहाँ पंच रहे, उसके ऊपर टाइमर चल पड़ा है। अगर तो कोई बाइट्स ट्रांसमिट नहीं होंगे, जो कि नहीं होंगे, हम एक दफा रिजॉल्व कर चुके हैं, नहीं होंगे और बाइट्स ट्रांसमिट, लेकिन फायरवॉल का टाइमर बोल रहा है 30 सेकंड्स तक आइडल रहे तो तब जाकर इस डेटा को यहां से वॉश आउट करना। तो क्या 30 सेकंड्स तक आपकी फायरवॉल में एक होल ओपन नहीं रहेगा और उसको कोई मिस यूज नहीं कर सकता? तो ये टाइमर ठीक है यूडीपी के लिए, लेकिन फिर टाइमर को इतना लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए जी हम इसको कम कर देते हैं, आप इसको आइडल टाइम को 1 सेकंड पे लें, बट समटाइम्स आपका सर्वर स्लो होता है, हो सकता है वो रिस्पॉन्ड आपको 2 सेकंड्स में करे, तो क्या करेंगे? आपका नेटवर्क स्लो है आगे, तो आपकी ट्रैफिक यहां से बाहर गई, उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग हुई, अभी वहां से जवाब ही वापस नहीं आया था लेजिटिमेट, यहाँ 2 सेकंड्स का टाइमर फायर हो गया, 1 सेकंड का टाइमर फायर हो गया, तो जो रिप्लाई वापस आ रहा था वो यहाँ डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी आपका डीएनएस जोन ही रिजॉल्व नहीं हुआ। इट विल रिजल्ट इन डिसरप्शन इन अ नेटवर्क। आप कहेंगे हमने जब से फायरवॉल लगाई है हमारा जोन ठीक तरह से रिजॉल्व नहीं होता। तो बात ये है कि इन टाइमर्स को फिर सेफ लिमिट्स पे रखा जाता है। सो लेट्स से 30 सेकंड्स, बट वो जो सेफ लिमिट्स हैं वो एट द सेम टाइम ट्रेड ऑफ है, वो वीकनेस का बायस बन सकती हैं, इशू क्रिएट कर सकती हैं। तो वहां पर फिर क्या किया जाए, आप देखेंगे आगे चल के कि सिस्को एएसए में ऐसी प्रॉब्लम के लिए, बिलखसूस डीएनएस के लिए ये जो टाइमर है ये बहुत ही कम रखा हुआ है, लेट्स से 1 सेकंड फॉर डीएनएस। लेकिन यहां पर ठहरिए, ये देखिए मैं लिख रहा हूं डीएनएस के लिए। डीएनएस किस लेयर पर होता है? डीएनएस इज ऑन लेयर 7। फायरवॉल में से जो ट्रैफिक गुजर रही है उसको कैसे पता चलेगा कि ये डीएनएस है? वो इस अपर लेयर के हेडर से ही पता चलेगा ना कि ये डीएनएस है, या टीसीपी यूडीपी की पोर्ट से पता चलेगा यहाँ पे 53 है तो ये डीएनएस है। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन के तहत जो ट्रैफिक डीएनएस की होगी उस पे यूडीपी के डिफरेंट टाइमर्स का इतलाक होगा, और जो ट्रैफिक टीसीपी की होगी उस पे डिफरेंट टाइमर्स का इतलाक होगा।
इसलिए जब हमने शुरू में अपना लर्निंग मैप डिस्कस किया था तो उसमें एक चीज आई थी, टाइमर्स और टाइम आउट्स की ट्यूनिंग। अगर हम उस चीज पर जाएं वापस, तो हमने देखा था कि हम अपने कोर्स में कनेक्शन लिमिट्स और टाइम आउट्स को ट्यून करेंगे, और तब हमने एक डेटाबेस की एग्जांपल ली थी। लेकिन अब हम बड़ा क्लोजली उसको डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू कैन फील कि इन टाइमर्स और टाइम आउट्स का स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर कितना बड़ा रोल हो सकता है। इज दैट ओके? अच्छा जी, इसके बाद आईपी वर्जन 4 हेडर है, ये भी बजाते खुद 20 बाइट्स का है, और इस 20 बाइट्स के हेडर के अंदर मेनली तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ही होता है, बट इसके अंदर प्रोटोकॉल फील्ड होती है जो हमें बताती है कि अपर लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। अपर लेयर पर टीसीपी चल रहा है, यूडीपी चल रहा है, आईसीएमपी चल रहा है, विच एक्चुअली पेलोड आई एम गोइंग टू कैरी, ये प्रोटोकॉल से पता चलता है। फिर इसके भी अपने फ्लैग्स होते हैं, फ्रेगमेंट, डोंट फ्रेगमेंट, इसके भी फ्लैग्स हैं। फिर फ्रेगमेंटेड पैकेट है तो उसका क्लू पता लगना चाहिए कि पैकेट फ्रेगमेंटेड है, और बहुत सारी फायरवॉल्स को हैक ही फ्रेगमेंटेशन के जरिए किया जाता है। तो आपकी फायरवॉल में अवेयरनेस होनी चाहिए और उसमें फ्रेगमेंटेड पैकेट को डील करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी फ्रेगमेंट रीअसेंबली यूनिट, FRU। अब हैकर्स क्या करते हैं कि वो एक ही पैकेट के फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, और इसमें A लिख देंगे, इसमें A, एक और पैकेट में C, और इसमें K, और इनको हम बना देंगे फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, 4, 5 एंड 6। अब क्योंकि ये इकट्ठे नहीं गुजर रहे एक ही गो में, असल में तो ये एक ही पैकेट है ना, अटैक, ये एक IPv4 पैकेट है ओरिजिनली, लेकिन हैकर ने क्या किया है, उसने इसको जान के फ्रेगमेंट कर दिया है। अब ये फायरवॉल में जब फर्दन गुजरेंगे तो ये लफ्ज अटैक सिग्नेचर में मैच नहीं होगा, ये गुजर जाएगा। लेकिन अगर आपकी फायरवॉल में फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली यूनिट मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा जी ये फ्रेगमेंटेशन हुई है, वो कहेगा पहले सारे फ्रेगमेंट्स आए, मैं उन सारे फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करूंगा, रीअसेंबल करके उसको एक पूरा पैकेट की शक्ल वापस दूंगा, और उसके बाद फैसला करूंगा कि इसको जाने देना या नहीं जाने देना। अब ये वो तमाम काम हैं जो फायरवॉल सिर्फ लेयर 3 और लेयर 4 की हेडर की सतह पे अभी कर रही है। यू कैन इमेजिन कि कितनी CPU हॉर्स पावर चाहिए होगी, और ये वो वजह है, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि थ्रूपुट कम क्यों होती है डेटा शीट में फायरवॉल की। जब फायरवॉल खरीदते हैं तो लिखा हुआ होता है कि इसकी थ्रूपुट है लेट्स से 2 गीगाबिट्स पर सेकंड, लेकिन उसके इंटरफेस 10G के हैं, तो ये 2 गीगा क्या है और 10G क्या है। तो वो जो थ्रूपुट है वो ये है कि आपकी फायरवॉल में जब ट्रैफिक इन होती है और यहाँ मुख्तलिफ स्कैनर्स से गुजरती है और फिर बाहर निकलती है, तो जाहिर है परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। और ये तो अभी हम सिर्फ लेयर 3 और 4 की बातें कर रहे हैं। जब लेयर 7 की स्कैनिंग की बारी आती है DPI की, तो उसमें तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, और उन तमाम पॉसिबिलिटीज में से एक पैकेट को फौरन से गुजारना और ये डिसीजन करना कि ये गुड पैकेट है और बैड पैकेट है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ CPU हॉर्स पावर, और फिर साथ में हम कहते हैं हमें थ्रूपुट भी अच्छी चाहिए। सो दैट थिंग ड्राइव्स यू टुवर्ड्स NG प्लेटफॉर्म्स, जिनमें हायर हॉर्स पावर के हार्डवेयर को इस्तेमाल करने की अब जरूरत बन गई है। एनीवे, चलिए जी वापस आते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरफ। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जैसा कि हमने जिक्र किया था, इट लिमिट्स इंफॉर्मेशन दैट इज अलाउड इनटू अ नेटवर्क बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एंड सोर्स डिटेल्स। व्हाट इज डेस्टिनेशन एंड सोर्स? दिस इज बेसिकली IP and port, IP and port. So IP और पोर्ट की बुनियाद पर इजाजत देना या रोक लेना, यानी कोई ट्रैफिक है जो इंटरनेट से आई है उसको जाने दिया गया है इस सर्वर तक,
कोई ट्रैफिक है वो इंटरनेट से आई है, उसको जाने दिया गया है सर्वर तक, कोई ट्रैफिक है उसको रोक लिया गया यहाँ पे। सो ए से बी इज यस, ए से सी इज नो। तो ये कैसे पता चला है ए से बी? दिस इज बेसिकली सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, बस इसकी बेस पे डिसीजन करना। दिस इज कॉल्ड पैकेट फिल्टरिंग। योर ACLs आर एग्जांपल ऑफ इट, राउटर ACLs।